जब हम स्टार्ट करें जनरल फार्माकोलॉजी, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स, स्ट्रक्चर, यूजेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड साइड इफेक्ट्स। अब ड्रग की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ केमिकल विथ नोन स्ट्रक्चर दैट अल्टर्स द पैथोफिजियोलॉजी फॉर थेराप्यूटिक गेन। एग्जाम्पल एनालाप्रिल, वो रास सिस्टम को ऑल्टरनेट करता है बाय ब्लॉकिंग इट एंड रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन बीपी। फिर सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, तो नेचुरल सोर्सेज होते हैं, सेमी सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स। नेचुरल सोर्स में प्लांट डिराइव वो है मॉर्फिन, क्विनाइन, डिगॉक्सिन एंड इंसुलिन। के प्लांट से डिराइव कौन सा है? मॉर्फिन, क्विनाइन, डिगॉक्सिन एंड इंसुलिन। एनिमल से डिराइव क्या है? अब अनफ्रैक्शन हिपेरिन, वो के एनिमल से अनफ्रैक्शन हिपेरिन, ये नेचुरल ड्रग्स। उसके बाद सेमी सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं, एग्जाम्पल मॉर्फिन, अगेन मॉर्फिन का दूसरा फॉर्म एपोमॉर्फिन। सिंथेटिक ड्रग्स में बाकी सारे ड्रग्स आते हैं। फिर टाइप्स ऑफ ड्रग्स, उसमें प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, इसका मतलब ड्रग्स दैट कैनॉट बी सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंड दे आर कंसिडर्ड अंडर शेड्यूल एच। के शेड्यूल एच ड्रग्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। फिर है OTC, ओवर द काउंटर ड्रग्स, दे कैन बी सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लाइक एंटासिड्स एंड विटामिन। इसमें कौन से ड्रग्स आते हैं? ड्रग्स विच डज नॉट बिलोंग टू शेड्यूल H, G एंड X। के H, G एंड X इसके अलावा सारे ड्रग्स आते हैं OTC ड्रग्स में। फिर ऑर्फन ड्रग्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीज। फिर है इलिसिट या स्ट्रीट ड्रग्स, दे आर द ड्रग ऑफ अब्यूज, एग्जाम्पल कोकेन एंड हीरोइन। फिर स्पूरियस ड्रग्स, दे आर काउंटरफिट ड्रग्स, मतलब अनओरिजिनल ड्रग्स। फिर प्रोटोटाइप ड्रग्स, दे आर पेरेंटल या मोस्ट कॉमन यूज ड्रग्स इन क्लास, एग्जाम्पल मॉर्फिन, इन ओपियोइड्स। के प्रोटोटाइप ड्रग्स, तो ये सारे ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन, ओवर द काउंटर, ऑर्फन, इलिसिट या स्ट्रीट ड्रग, स्पूरियस एंड प्रोटोटाइप ड्रग्स। फिर ड्रग नोमेनक्लेचर, एक केमिकल नेम होता है जो बहुत लंबा होता है। फिर दूसरा जेनेरिक नेम होता है, जेनेरिक नेम मतलब दवाई का नाम, के ड्रग का नाम। फिर है प्रोपराइट या ब्रांड नेम, लाइक बीटा कैप, सिप्लार। जो डोलो 650 एक ब्रांड नेम है एंड कंटेंट उसका क्या होता है? वो होता है जेनेरिक नेम विच इज़ पैरासीटामोल, और उसका केमिकल नेम होता है एन एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन। फिर रैशनल यूज ऑफ ड्रग एंड यूज ऑफ अप्रोप्रिएट या राइट ड्रग फॉर एन अप्रोप्रिएट डिसीज, पेशेंट, डोज, ड्यूरेशन, रूट, डिस्पेंशन एंड मॉनिटरिंग। सो ट्राइकोमोनियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइसेस मेट्रोनिडाजोल। के ट्राइकोमोनियासिस में ड्रग ऑफ चॉइसेस मेट्रोनिडाजोल, डोजेज 2 ग्राम गिवन वंस ओरली एंड शुड नॉट बी टेकन विथ अल्कोहल। एंड लीवर फंक्शन टेस्ट हम करवाएंगे टू मॉनिटर लीवर फंक्शन। सिर्फ इतना याद रखना, प्राइस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रैशनल यूज ऑफ ड्रग। ये सारे पार्ट ऑफ द रैशनल यूज, प्राइस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रैशनल यूज ऑफ ड्रग। और ये सारे बेनिफिट होने चाहिए, टाइमली क्लो क्योर, डिक्रीज हॉस्पिटलाइजेशन, डिक्रीज कॉस्ट, मॉर्टिलिटी, रिस्क ऑफ रेजिस्टेंस, ये सारे डिक्रीज होने चाहिए। उसके बाद है इंपॉर्टेंट ड्रग स्केड्यूल्स इन इंडिया। तो पहला है शेड्यूल G। शेड्यूल G में क्या क्या आता है? दे आर टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन। कि इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। कि मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही इस ड्रग्स को लेंगे, लाइक एंटी हिस्टामिनिक्स, मेटफॉर्मिन, इंसुलिन, एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी एपिलेप्टिक, ये शेड्यूल G में आते हैं। उसके बाद शेड्यूल H में कौन से आएंगे? ओनली व्हेन अ प्रिस्क्रिप्शन इज प्रोड्यूस्ड, मतलब ये तभी देंगे जब प्रिस्क्रिप्शन देगा डॉक्टर, तभी। कि शेड्यूल G वो खतरनाक होता है अगर प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ले तो। शेड्यूल H उसमें प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है लेकिन वो लेस हार्मफुल होता है। एंड मोस्ट ऑफ द ड्रग्स बिलोंग टू शेड्यूल H। फिर शेड्यूल H1 के इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ H याद रखना है। फिर शेड्यूल X में लिस्ट ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स आर प्रेजेंट। शेड्यूल X में लिस्ट ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स। शेड्यूल P में एक्सपायरी पीरियड वाले ड्रग्स, W में लिस्ट ऑफ ड्रग्स मार्केटेड अंडर जेनेरिक कैटेगरीज एंड Y में गाइडलाइंस ऑन द क्लिनिकल ट्रायल। सिर्फ इतना याद रखना है, शेड्यूल H, G एंड X कैनॉट बी सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो H, G एंड X उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए ही चाहिए होगा। तो ये इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स ड्रग्स के। सबसे खतरनाक है G, ये G सबसे खतरनाक, उसके बाद है H, फिर लास्ट में X जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स। उसके बाद प्रेगनेंसी ड्रग कैटेगरीज। तो प्रेगनेंसी में ड्रग्स को डिवाइड किया होता है इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो कैटेगरी A, B, C, D ऐसे बहुत सारी कैटेगरी होती है। तो कैटेगरी A इसमें सिग्निफिकेंस इज नो रिस्क टू फीटस। कि कैटेगरी A नो रिस्क टू फीटस, B में एनिमल स्टडीज शो नो रिस्क, ह्यूमन स्टडीज आर लैकिंग, C में एनिमल स्टडीज शो पॉजिटिव टेराटोजेनिक रिस्क, ह्यूमन स्टडीज आर नॉट अवेलेबल। क्लियर? तो कैटेगरी A, B एंड C दे आर सेफ इन प्रेगनेंसी। कि A में नो रिस्क टू फीटस, B में एनिमल स्टडीज शो नो रिस्क, ह्यूमन स्टडी आर लैकिंग, C में एनिमल स्टडीज शो रिस्क बट ह्यूमन स्टडीज आर नॉट अवेलेबल। फिर तो लीवोथायरोक्सिन, पोटेशियम, MgS4, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मैक्रोलेट्स, ये सारे एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मैक्रोलेट्स कैटेगरी B में। देन अल्बुटेरॉल, CCB, मॉर्फिन, एट्रोफिन, ये कैटेगरी C में। A, B, C दे आर सेफ इन प्रेगनेंसी। उसके बाद है D। तो कैटेगरी D में ह्यूमन एंड एनिमल स्टडी शो पॉजिटिव टेराटोजेनिक रिस्क, मे बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी एज बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन रिस्क। के कैटेगरी D कैन बी यूज्ड
कि ए बी सी वो यूज़ कर सकते हैं, कैटेगरी डी कैन बी यूज़, लेकिन इसमें रिस्क तो होता ही है। सो हर एक को नहीं देंगे जिसमें एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट होगी, मतलब जिसमें बेनिफिट आर ग्रेटर देन रिस्क, उसमें ही देंगे कैटेगरी डी ड्रग्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड, कार्बामाजेपिन, एजाथियोप्रिन, वालप्रोइड, मिथोट्रेक्सेट, लिथियम, ये सारे। तो कैटेगरी डी। कैटेगरी एक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कैटेगरी आर एक्स एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी बिकॉज रिस्क इज ग्रेटर देन बेनिफिट्स। तो उसमें क्या क्या आता है? थैलिडोमाइड, आइसोट्रेटिनॉल, ओके, विटामिन ए, आइसोट्रेटिनॉल, फ्लोरोक्विनोलोन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, वारफेरिन, एस इनहिबिटर्स। तो ये सारे कैटेगरी एक्स में आते हैं। फिर तो ये कैटेगरी एक्स तो खास याद रखनी है। फिर कैटेगरी ए, बी, सी आर सेफ इन प्रेगनेंसी, डी एंड एक्स आर टेराटोजेनिक, ये टेराटोजेनिक है। फिर उसके बाद रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये अपने आप से पढ़ लेना। इसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। फार्माकोडायनामिक्स में व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। तो हमने ड्रग दी, ओरल रूट से एब्जॉर्ब हुई, सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुई, रिमेनिंग ड्रग टारगेट में गई और इफेक्ट प्रोड्यूस किया। उसके बाद रिमेनिंग ड्रग जो थी वो थोड़ी सी लीवर में भी जाएगी, वहाँ पर मेटाबॉलिज्म होगा, ड्रग इज़ ब्रोकन डाउन, फिर वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होगी और वो फिर किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होगी। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फिर से ओरल रूट में ड्रग गई, एब्जॉर्ब हुई, सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई, रिमेनिंग ड्रग्स जो होती है, कुछ ड्रग बच जाएगी और कुछ लीवर में जाएगी, वहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म होगा, वो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर सॉल्युबल, जहाँ से वो फिर किडनी में जाकर एक्सक्रीट होगी। रिमेनिंग ड्रग जो फ्री ड्रग होगी वो टारगेट में जाएगी और वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। क्लियर? तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। रिमेनिंग ड्रग रिवर्सिबली बाइंड्स टू द टारगेट एंड टू गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड drugs must have very high lipid solubility and drug should be very short acting. Example, thiopentone is purposefully combined with sulfur to make it lipid soluble. तो इसी वजह से क्विक इफेक्ट आएगा एंड एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। अब याद रखना, फॉर एनी ड्रग टू गेट एक्सक्रीटेड इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू वाटर सॉल्युबल फॉर्म। अगर लिपिड सॉल्युबल होगी तो फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, एक्सक्रीट होने के लिए उसे वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होना होगा। सो इन द किडनीज प्लाज्मा प्लस एनी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस आर फिल्टर्ड, देयरफॉर वाटर सॉल्युबल ड्रग इज फिल्टर्ड अलॉन्ग विद ड्रग इन द प्लाज्मा। तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स का कंपोनेंट है। ये फार्माकोडायनामिक्स में इट इज व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग्स टारगेट इफेक्ट्स एफिकेसी इज अ पार्ट ऑफ फार्माकोडायनामिक्स। पहले फार्माकोकाइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन। अब ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए उसे लिपिड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से पास होना पड़ेगा। लिपिड रिफर्स टू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। अब ये एब्जॉर्प्शन अगेन पैसिव या सिंपल डिफ्यूजन से हो सकता है अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, फिर कैरियर मीडिएटेड हो सकता है थ्रू रिसेप्टर या पंप्स, फिल्ट्रेशन के थ्रू हो सकता है थ्रू एक्वस चैनल, एग्जाम्पल सबक्यूटेनियस इंसुलिन। कि सबक्यूटेनियस इंसुलिन गेट्स एब्जॉर्ब बाय फिल्ट्रेशन थ्रू एक्वस चैनल्स। फिर पैसिव डिफ्यूजन, फिर कैरियर मीडिएटेड, उसमें फैसिलिटेड डिफ्यूजन इट इज विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसमें अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये इस तरीके से एब्जॉर्प्शन हो सकता है। अब ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, उसके लिए रिसेप्टर चाहिए होता है, दो रिसेप्टर है SGLT ग्लूट, SGLT1 प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, SGLT2 प्रेजेंट इन किडनी, GLUT4 प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल। यार ग्लूट में पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है एंड SGLT में सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक पंप चाहिए होता है विच इज P ग्लाइकोप्रोटीन पंप, P ग्लाइकोप्रोटीन पंप। और फिर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन के लिए GLUT एंड SGLT रिसेप्टर्स। मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज पैसिव या फिर सिंपल डिफ्यूजन। अब व्हेन एनी ड्रग इज गिवन बाय ओरल रूट इट एंटर्स द इंटेस्टिनल ल्यूमन, उसके बाद इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू टिश्यूज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बाय पैसिव डिफ्यूजन। वहाँ पे P ग्लाइकोप्रोटीन पंप होता है विच मूव्स द ड्रग आउट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इट इज नोन एज ड्रग इफ्लक्स। मतलब हमने ड्रग दिया, ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस PGP पंप द ड्रग इज मूव्ड आउट, इट इज नोन एज ड्रग इफ्लक्स। ओके, इट इज मूव्ड आउट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नोन एज ड्रग इफ्लक्स। तो ये फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाता है। सो ये PGP पंप जो है ये ड्रग टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करता है। अगर ये PGP पंप नहीं होगा तो फिर ड्रग टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, मतलब ड्रग का लेवल सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लीडिंग टू ड्रग टॉक्सिसिटी। तो PGP पंप इनहिबिटर्स जो होंगे वो ड्रग टॉक्सिसिटी करवाएंगे, PGP पंप इंड्यूसर्स जो होंगे वो ड्रग फेलियर करवाएंगे, मतलब इसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग रहेगा नहीं, वो सारा बाहर आ जाएगा, इसलिए ड्रग फेलियर करवाएंगे। सो इनहिबिटर्स वो ड्रग टॉक्सिसिटी करवाएंगे, इंड्यूसर्स वो ड्रग फेलियर करवाएंगे। तो इतना याद रखना है। ये P ग्लाइकोप्रोटीन पंप सबस्ट्रेट होता है, मतलब विच इज द इफ्लक्स ड्रग, एग्जाम्पल डिगॉक्सिन, रिफाम्पिसिन, प्रोटीज इनहिबिटर। फिर इंड्यूसर्स होता है विच कॉज ड्रग फेलियर, दे आर सेम एज एंजाइम इंड्यूसर्स जो हम आगे देखेंगे लाइक रिफाम्पिसिन। फिर इनहिबिटर्स दे कॉज ड्रग टॉक्सिसिटी, तो ये सारे इनहिबिटर्स हैं, तो ये सारे ड्रग्स दे कॉज ड्रग टॉक्सिसिटी। सो सपोज हम एरिथ्रोमाइसिन साथ में डिगॉक्सिन देंगे, तो एरिथ्रोमाइसिन क्या है? एंजाइम इनहिबिटर है,
पीजीपी पंप इनिबिटर, तो ये ड्रग टॉक्सिसिटी कर पाएगा, तो डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी कर पाएगा। तो जब हम एरिथ्रोमाइसिन देंगे तब हमें डिगॉक्सिन का डोज कम करना पड़ेगा टू प्रिवेंट डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। अब फॉर एनी ड्रग टू गेट एब्जॉर्ब इट हैज़ टू बी लिपिड सॉल्युबल या अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए कि ड्रग तभी एब्जॉर्ब होगी जब वो लिपिड सॉल्युबल होगी या फिर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगी। जब वो वाटर सॉल्युबल या फिर आयोनाइज्ड फॉर्म में होगी तब वो एक्सक्रीट हो जाएगी। ठीक है, सो नो वन ड्रग इज 100% आयोनाइज्ड या अनआयोनाइज्ड। टू गेट एब्जॉर्ब ड्रग मस्ट बी ऑल्सो इन स्मॉल इन साइज, ओके, स्मॉल साइज भी होनी चाहिए। सो लार्ज साइज ड्रग लाइक टाइड में एंड होने वाली या फिर एंजाइम्स, वो लार्ज साइज की हो जाए तो दे कैन नॉट बी गिवन बाय ओरल रूट। फिर आयोनाइजेशन एंड अनआयोनाइजेशन, सो पीएच ऑफ द मीडियम एंड पीएच ऑफ द ड्रग्स आर अनइक्वल। पीएच ऑफ द मीडियम एंड पीएच ऑफ ड्रग अगर डिफरेंट होगे तो ड्रग का आयोनाइजेशन होगा और वो एक्सक्रीट हो जाएगी। पीएच ऑफ द मीडियम एंड पीएच ऑफ द ड्रग सेम होंगे तो फिर वो अनआयोनाइज्ड रहेगी और वो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, ये बेसिक मैकेनिज्म। पीएच ऑफ द मीडियम एंड ड्रग इज सेम तो वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी और वो एब्जॉर्ब होगी। अगर डिफरेंट मीडियम पीएच हुआ तो वो आयोनाइज होगी एंड एक्सक्रीट होगी। सो एसिडिक ड्रग दे आर एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक, क्योंकि स्टमक में एसिडिक पीएच होता है। सो एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक। अल्कलाइन ड्रग्स दे आर एब्जॉर्ब्ड इन इंटेस्टाइन। सो एस्पिरिन, मेथोट्रेक्सेट वो एसिडिक ड्रग है, दे आर एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक। लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज सर्फेस एरिया। एंड फॉर आयोनाइजेशन या एक्सक्रीशन टू हैपन पीएच ऑफ द ड्रग एंड पीएच ऑफ द मीडियम शुड बी डिफरेंट। ये मैंने बता दिया, पीएच ऑफ द मीडियम एंड पीएच ऑफ द ड्रग शुड बी डिफरेंट फॉर एक्सक्रीशन। जहाँ पे आयोनाइजेशन होगा तो ही वो एक्सक्रीट होगा। सो एसिडिक ड्रग इन बेसिक मीडियम एंड वाइस वर्सा। सो अगर एसिडिक ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई तो हमें उसे निकालना है, तो हम एसिडिक ड्रग को मतलब बैलेंस करने के लिए क्या देंगे या उसे एक्सक्रीट करवाने के लिए क्या देंगे, डिफरेंट पीएच की ड्रग, सो बेसिक ड्रग देंगे। सो वी विल कॉज अल्कनाइजेशन ऑफ यूरिन। इन केस ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ एसिड और बेसिक ड्रग चेंज द यूरिन पीएच। मतलब एसिडिक ड्रग की टॉक्सिसिटी हुई तो फिर हम अल्कलाइन ड्रग्स देंगे ताकि यूरिन की पीएच वो अल्कलाइन हो जाए। होपफुली क्लियर हो गया होगा। एस्पिरिन या फिनोबार्बिटल या मिथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी ये एसिडिक ड्रग है, तो एसिडिक ड्रग की टॉक्सिसिटी उसमें हम अल्कलाइन वी अल्कलाइनाइज दैट यूरिन विथ बाइकार्बोनेट। यार तो एसिड के अगेंस्ट बेस दे देंगे तो डिफरेंट मीडियम हो गया तो एसिडिक ड्रग वो एक्सक्रीट हो जाएगी। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये एसिडिक ड्रग है एस्पिरिन, फिनोबार्बिटल, मिथोट्रेक्सेट। एंड हम अल्कलाइज कैसे करेंगे यूरिन को बाय गिविंग बाइकार्बोनेट, और एसिडिफाई कैसे करेंगे बाय गिविंग अमोनियम क्लोराइड या फिर विटामिन सी। ओके, अल्कलाइज कैसे करेंगे बाय गिविंग बाइकार्बोनेट, एसिडिफाई कैसे करेंगे बाय गिविंग अमोनियम क्लोराइड या विटामिन सी। तो ये हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन है, तो ये देख सकते हो। इसमें pKa इक्वल टू pH प्लस log U अपॉन I, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। pKa उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। pKa ऑफ द ड्रग इज दैट pH ऑफ द मीडियम एट विच 50% ऑफ ड्रग इज आयोनाइज्ड, 50% इज नॉन आयोनाइज्ड। मतलब 50% आयोनाइज्ड फॉर्म में होगी और 50% अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगी, तब ये pH इज इक्वल टू pKa, तो वो याद रखना है। फिर बायो अवेलेबिलिटी, इट इज़ unchanged drug that reaches systemic circulation। कि unchanged drug which reaches systemic circulation, कि हमने 100 ग्राम दी, उसमें से 20 mg फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएगा लिवर में, 70% एब्जॉर्ब हो जाएगा या रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, 30 mg एक्सक्रीट होगा और 50 mg सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो ये हमारा बायो अवेलेबिलिटी है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा इन अनचेंज्ड फॉर्म। मॉक्सिफ्लॉक्सासिन अंडरगो 100% एब्जॉर्प्शन, उसमें से 50 mg सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है। तो 100 mg थी, उसमें से 50 mg पहुंचा, तो बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी 0.5। रेंज कितनी होती है इसकी 0 to 1। 1 इज़ हाईएस्ट फॉर IV रूट ओनली, ये 1 इज़ हाईएस्ट फॉर IV रूट ओनली। एंड बायो अवेलेबिलिटी इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, एब्जॉर्प्शन एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कि एब्जॉर्प्शन एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सो ड्रग इज गिवन बाय बोथ ओरल एंड इंट्रावेनस रूट, और वो फिर कर्व प्लॉट करेंगे हम ऑन द ग्राफ। किस तरीके से ग्राफ प्लॉट होता है, यह है एरिया अंडर कर्व IV रूट और यह है ओरल रूट। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग IV रूट में हाँ ज़्यादा होता है इनिशियली, कि इनिशियली बहुत ज़्यादा होता है ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन द प्लाज्मा। तो ये इनिशियली ज़्यादा होगा और ओरल रूट में लेटर ज़्यादा होता है। तो बीच में जो है एरिया अंडर कर्व इट इज़ बायो अवेलेबिलिटी। सो F इक्वल टू AUC ओरल डिवाइडेड बाई AUC IV इंटू 100, तो ये हमारा होगा बायो अवेलेबिलिटी। तो फुली क्लियर होगा। बायो इक्विवेलेंस डेफिनेशन याद रखनी है, 2 फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट कंपाउंड विद सिमिलर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। उसके बाद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम इज मेजर्ड इन लीटर, डिस्ट्रीब्यूशन इज मेजर्ड इन mg। अब इसका मतलब क्या होता है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स इट इज़ अ मेजर ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ऑर्गन्स एंड टिश्यू। ड्रग हमारा सर्कुलेशन में गया, उसके बाद थोड़ा ड्रग जो है वो ऑर्गन्स एंड टिश्यू में भी डिपोजिट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो हाई VD इज़ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो हाई VD इसका मतलब मोर कॉन्सेंट्रेशन इज इन ऑर्गन कंपेयर टू प्लाज्मा।
अब ड्रग को एक्ट करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में होना ज़रूरी है, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में होना ज़रूरी है कंपेयर टू ऑर्गन्स एंड टिश्यू। सो हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसका मतलब वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टूवर्ड्स द ऑर्गन एंड टिश्यू, मतलब सर्कुलेशन में वो कम है, ऑर्गन्स एंड टिश्यू में वो ज़्यादा है। क्लियर। अब ABD इज अ टोटल प्लाज्मा रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट एडमिनिस्ट्रेड ड्रग इन होल बॉडी एट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन यूनिट इन लीटर। फिर सिर्फ डेफिनेशन याद रखना, drugs with high volume of distribution they are present mostly in organs and tissue in extravascular compartment. कि high volume of distribution present in organs and tissue, low volume of distribution present in systemic circulation in intravascular compartment. Clear. अब calculation of VD, volume of distribution is equal to amount of drug given by IV divided by plasma concentration. हम DMG of drug दे रहे हैं intravenously and plasma concentration of दैट ड्रग इज CmG पर ml, क्योंकि प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होगा mg पर ml, एंड अमाउंट ऑफ ड्रग वो होगा mg। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अमाउंट ऑफ ड्रग गिवन बाय IV दैट इज D डिवाइडेड बाय C के D डिवाइडेड बाय C, वो हमारा वॉल्यूम ऑफ अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा D डिवाइडेड बाय C। तो यहाँ पे हम F भी ऐड कर देंगे विच इज़ बायो अवेलेबिलिटी, F ऐड करेंगे विच इज़ द बायो अवेलेबिलिटी। ये हम ओरल रूट में ऐड करेंगे, IV रूट में ये F ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये 1 ही हो जाएगा। ओके, ओरल रूट में हम ये F ऐड कर देंगे। अब अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड उसका फॉर्मूला क्या होगा, सो ABD डिवाइडेड बाय CT। अब T इज़ द टारगेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। अब ये CT जो है ये स्पेसिफिक होता है फॉर ट्रीटमेंट, मतलब ये कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट होता है। सो ABD इंटू CT वो होगा हमारा डोज ऑफ द ड्रग रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट। सो इनिशियल जो डोज होता है वो होता है लोडिंग डोज, इट इज़ इनिशियल हाई डोज गिवन टू मेंटेन द टारगेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। फिर से लोडिंग डोज इज इनिशियल हाई डोज गिवन टू मेंटेन द टारगेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। हाई डोज इज गिवन टू मेंटेन द टारगेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन फॉर ड्रग विथ हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लोडिंग डोज देने के बाद हम मेंटेनेंस डोज देते हैं सिर्फ। फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द ABD, तो पहला लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो VD ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो ज़्यादा होगा, फैट कंटेंट ओबेसिटी ज़्यादा तो VD ज़्यादा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा तो फिर VD कम। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मतलब प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो ड्रग को बाइंड करके रखेंगे, मतलब ऑर्गन एंड टिश्यू में वो नहीं जाने देंगे, तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो कम होगा। फिर स्पेसिफिक टिश्यू बाइंडिंग वो ज़्यादा तो VD ज़्यादा। एग्जाम्पल डिगॉक्सिन बाइंड टू सेलुलर जो सोडियम पोटेशियम सो इट हैज़ हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बस याद रखना है। तो स्पेसिफिक टिश्यू बाइंडिंग ज़्यादा तो VD ज़्यादा। अब डायलिसिस जो है वो हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाले ड्रग्स के लिए इनइफेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या है, हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाले ड्रग्स क्या होंगे, वो ऑर्गन में डिपॉजिट हो जाएंगे तो फिर वो ड्रग्स डायलिसिस के थ्रू क्लियर नहीं होंगे। सो हाई VD वाले ड्रग्स डायलिसिस में क्लियर नहीं होते, दे आर नॉट क्लियर बाय डायलिसिस। सो दोज ड्रग्स विच हैज़ लो VD विच रिमेन्स इन प्लाज्मा दे आर एलिमिनेटेड बाय डायलिसिस। क्लियर। सो ड्रग्स विथ लो VD दे आर eliminated by dialysis. Drugs with high VD they are not eliminated by dialysis. So ये drugs they are not cleared by dialysis. Not cleared by dialysis मतलब they have high VD. So ये उनके example है benzodiazepine and mnemonic is bad doc. Benzodiazepine, beta blocker, amphetamines, digoxin opioids, organophosphates and calcium channel blockers. और ये उनके antidote है. तो ये drugs they are avoided in dialysis because they are not cleared by dialysis. उसके बाद है dialysis effective drugs. तो मतलब वो क्लियर हो जाएंगे फ्रॉम द बॉडी थ्रू डायलिसिस। तो निमोनिक इज MLA, मिथेनॉल, लिथियम एंड एस्पिरिन, दे हैव लो VD सो दे विल बी एलिमिनेटेड बाय डायलिसिस। क्लियर। फिर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, अब 2 प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन एंड अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। एसिडिक ड्रग जो होता है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड करते हैं, बेसिक ड्रग वो अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करते हैं। अब जितना ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग उतना ही लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उतना ही ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग, मतलब वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट भी नहीं होंगे वो ड्रग्स बिकॉज दे आर बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, सो उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज़्यादा होगा। फिल्ट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PPP। अब एल्ब्यूमिन बाइंडिंग ड्रग्स दे आर ऑल द CNS ड्रग्स एक्सेप्ट ओपियोइड्स एंड TCA। ओके, एल्ब्यूमिन बाइंडिंग ड्रग्स वो एसिडिक ड्रग्स होंगे, वो है ऑल द CNS ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स लाइक सल्फोनामाइड, वारफेरिन एंड एस्पिरिन, सो दे आर एल्ब्यूमिन बाइंडिंग ड्रग्स। फिर अल्फा-1 ग्लाइकोप्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स वो बेसिक ड्रग्स होंगे, ओपियोइड्स, TCA एंड एंटी एरिथमिक, बीटा ब्लॉकर, एम्योडारोन, लीडोके, तो ये बेसिक ड्रग्स और ये एसिडिक ड्रग्स। अब एल्ब्यूमिन बाइंडिंग ड्रग्स की टॉक्सिसिटी ज़्यादा कब होती है, जब बॉडी में एल्ब्यूमिन कम होता है। बॉडी में एल्ब्यूमिन कम होगा तो फिर ड्रग्स एल्ब्यूमिन से बाइंड नहीं कर पाएगी तो फ्री ड्रग फ्लो करेगी इन द बॉडी, तो उससे टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगा। सो कंडीशन विथ डिक्रीज्ड एल्ब्यूमिन लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, CKD, लिवर सिरोसिस, ऐसे केस में ड्रग टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है बिकॉज मोर फ्री ड्रग इज अवेलेबल।
सो albumin lost, less binding to the albumin, so more effect leading to toxicity. ऐसे सिमिलर कंडीशंस जिसमें अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज होता है तो उसमें ज़्यादा बाइंडिंग होगी और ड्रग का इफेक्ट वो लेस होगा. सो कंडीशन लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, IBD, MI, उनमें अल्फा 1 GP का लेवल्स ज़्यादा होता है तो ज़्यादा बाइंडिंग होगी तो इफेक्ट ऑफ द ड्रग कम होगा. क्लियर. अब वारफेरिन एंड एस्पिरिन दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड विथ ईच अदर. बोथ ऑफ देम हैव एंटी मतलब बोथ ऑफ देम हैव थ्रोम्बोटिक इफेक्ट, ब्लीडिंग कम करवाता है. तो दे विल कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट ईच अदर बाय बाइंडिंग विथ एल्बुमिन, मतलब कम्पीट करेंगे एक दूसरे से टू बाइंड विथ एल्बुमिन. तो वारफेरिन एंड एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड विथ ईच अदर बिकॉज दे इंक्रीज ब्लीडिंग चांसेस. जिसके बाद है मेटाबॉलिज्म. अब एलिमिनेशन जो है इट इज़ मेथड ऑफ स्टॉपेज ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग. एलिमिनेशन में दो चीज़ आता है, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. पहले मेटाबॉलिज्म का मेन एम है टू मेक द ड्रग वाटर सॉल्युबल ताकि वो एक्सक्रीट हो सके. सो मेटाबॉलिज्म में दो फेज आता है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2. फेज़ 1 में ड्रग इज ब्रोकन डाउन, वो फिर इनएक्टिवेटेड ड्रग में फॉर्म हो जाती है. इट इज़ डन बाय एडिंग अ फंक्शनल ग्रुप. सो इसमें ड्रग प्लस फंक्शनल ग्रुप इज एडेड, इससे ड्रग इनएक्टिवेट हो जाएगी. उसके बाद फेज़ 2 में जाएगी ड्रग, उसमें क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा. सो ड्रग प्लस फंक्शनल ग्रुप प्लस कॉन्जुगेट, इससे ड्रग जो है वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगी. ड्रग वाटर सॉल्युबल हो जाएगी तो एक तो ड्रग इनएक्टिवेट भी हो गई और वाटर सॉल्युबल में भी कन्वर्ट हो गई. तो इससे फिर उसके बाद ड्रग एलिमिनेट हो जाएगी, एक्सक्रीट हो जाएगी. अब फेज़ 1 प्राइमरी फंक्शन इज इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग एज स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी इज लॉस्ट. लेकिन एक्सेप्शन इसका ये है कि कुछ प्रो ड्रग्स जो है वो ये फेज़ 1 में एक्टिवेट हो जाता है. सो प्रो ड्रग्स आर एक्टिवेटेड इन फेज़ 1 एज प्रो ड्रग्स आर इनएक्टिवेट ड्रग्स. एग्जाम्पल इसका mnemonic is all prefer doing MD in clinical branches. All prefer doing MD in clinical subjects. ACE inhibitor, Pro, PPI, diphenhydramine, dopa, levodopa, carbimazole, ये सब. इसमें एक फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है टू द इनएक्टिवेटेड ग्रुप. फिर फेज़ 2 में कॉन्जुगेशन, इसमें ड्रग वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होता है. फेज़ 1 के रिएक्शंस ये है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, साइक्लाइजेशन, हाइड्रोलिसिस, ये सब. फिर फेज़ 2 में कॉन्जुगेशन रिएक्शन लाइक ग्लूकोरोनिडेशन, ग्लाइसिनेशन, ग्लूटाथान, सो ये सारे ग्रुप्स ऐड होते हैं. फिर मोस्ट कॉमन फेज़ 1 रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, मोस्ट कॉमन फेज़ 2 रिएक्शन इज ग्लूकोरोनिडेशन. एंड फेज़ 1 रिएक्शन दे आर enabled by cytochrome P450 enzymes which is microsomal enzyme, and phase 2 reaction are enabled by non-microsomal enzyme except glucuronidation which is activated by microsomal enzyme. क्लियर. cytochrome P450 ये फेज़ 1 रिएक्शन करवाता है. cytochrome P450 एंजाइम, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं. तो ये सारे एंजाइम्स हैं जो मेटाबोलाइज करते हैं ये सारे ड्रग्स को. मोस्ट कॉमन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म इज CYP3A4. फिर ड्रग इंट्रैक्शन, तो कुछ एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं, कुछ एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं. एंजाइम इंड्यूसर्स मतलब वो ड्रग की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं, सो ये ड्रग फेलियर करवाते हैं. और एंजाइम इनहिबिटर्स वो ड्रग की मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करते हैं, तो ये ड्रग टॉक्सिसिटी करवाते हैं. फिर तो ये उसके एग्जाम्पल एंजाइम इंड्यूसर्स के एंड एंजाइम इनहिबिटर्स के. एंजाइम इंड्यूशंस दे इंक्रीज द नंबर ऑफ एंजाइम, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीज प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन. डिक्रीज प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन. एंजाइम इनहिबिशन क्या करवाता है, डिक्रीज इन एंजाइम, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीज प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, सो ये टॉक्सिसिटी करवाता है कि एंजाइम इनहिबिशन वो टॉक्सिसिटी करवाता है. लास्ट में ड्रग एक्सक्रीशन मेनली अकर्स बाय किडनी, उसमें भी ट्यूबुलर सिक्रेशन, 80% excretion by tubular secretion. It removes both free and plasma protein bound drug. Filtration, it only removes free drug. Tubular secretion removes free and plasma protein bound drug. अब rate of drug elimination is the amount of drug that is eliminated per unit time. फिर ड्रग क्लियरेंस, ये उसके फॉर्मूला डेफिनेशन. अब हम जब ड्रग देते हैं तो ये उसका चार्ट देखने को मिलता है. अब ये पहला जो फेज़ 1 है इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इज प्रोग्रेसिवली राइजिंग. इसका मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी इज मोर देन इट्स एलिमिनेशन. अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब इज मोर देन एलिमिनेशन. फिर ये सेकंड प्लेटू फेज, इसमें अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब एंड अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड वो सेम है. इसकी वजह से ये प्लेटू फेज में. सो मेंटेनेंस डोज में हमें ये वाला फेज मेंटेन करना होता है. ये मेंटेनेंस डोज है, ये लोडिंग डोज है. उसके बाद ये थर्ड फेज एक्सक्रीशन फेज है, इसमें एक्सक्रीशन ज़्यादा है कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन. इन्फ्यूजन रेट डिपेंड्स ऑन द क्लियरेंस. ये एक्सक्रीशन होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से. न्यूमोनिक फर्स्ट में कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग, फिक्स्ड फ्रैक्शन इज रिमूव. इसका मतलब 50 mg है तो थोड़े टाइम में 50% ऑफ द ड्रग रिमूव हो जाएगा तो 25 होगा. फिर उसका 50% 12.5, फिर उसका 50% 6.5. सो फिक्स्ड फ्रैक्शन इज रिमूव्ड इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में फिक्स्ड अमाउंट इज रिड्यूस्ड या एलिमेंट रिमूव्ड. 50 उसमें 10 जाएगा 40, फिर 10 जाएगा 30. तो इस तरह से फिक्स्ड अमाउंट इज एक्सक्रीटेड इन जीरो ऑर्डर, फिक्स्ड फ्रैक्शन इज एक्सक्रीटेड इन फर्स्ट ऑर्डर. क्लियर. तो ये था फार्माकोकाइनेटिक्स.